हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि रशिया से। वोल्खोव नदी में डूबे 4 भारतीय छात्र। वीडियो कॉल में परिवार वालों ने देखा अपने बेटे की मौत का मंजर। ये सभी छात्र एरोस्लाव दवाइच नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। मृतकों में से एक की पहचान जिशान अशफाक पिंजरी के तौर पर की गई है, जो घटना के दौरान वीडियो कॉल पर अपने घर वालों से बात कर रहा था। मृतक के परिवार वालों ने इसकी जानकारी दी। बाकी के 3 छात्रों की पहचान हर्षल, अनंतराव देसाले, जिया फिरोज पिंजारी और मलिक गुलाम गौस मोहम्मद याकूब के तौर पर की गई है। ये सभी नदी के पास घूम रहे थे और अचानक से पानी के अंदर चले गए। इनके अलावा एक अन्य छात्र निशा भूपेश सोनावड़े इस हादसे में बच गई। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। महाराष्ट्र में जलगांव के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने बताया कि शवों को भारत वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा, एक छात्र का शव बरामद किया गया है, 3 अन्य छात्रों की तलाश जारी है। हम विदेश मंत्रालय की मदद के लिए रूस में भारतीय दूतावास और पीटर्सबर्ग में महावाणिज्य दूतावास के संपर्क में हैं। वे परिवार के लिए सहयोग कर रहे हैं। जिस छात्र की जान बच गई उसके लिए बेस्ट मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शवों को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार वापस भेजा जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि काठमांडू से। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए, इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इनमें भारत और अमेरिका में नेपाली कांग्रेस कोटे के तहत तैनात राजदूत भी शामिल हैं। ये फैसला नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पार्टी से गठबंधन तोड़ने और केपी शर्मा ओली से हाथ मिलाने के 3 महीने बाद लिया है। द काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की आपत्तियों के बावजूद नेपाल सरकार ने गुरुवार को राजदूतों को वापस बुला लिया। भारत में तैनात नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने यह कदम नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड की रविवार को भारत की संभावित यात्रा से पहले उठाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों ने अखबार को बताया कि सरकार का यह कदम बहुत से देशों को गैर राजनयिक संदेश दे रहा है। नेपाल के एक मंत्री ने अखबार को बताया कि विदेश मंत्री श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस और अन्य दलों के कोटे से नियुक्त राजदूतों को वापस बुलाने का प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री दहल और CPN-UML के अध्यक्ष ओली ने मनमाने तरीके से राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, इंटरनेशनल सोलर एलियंस से। नेपाल ने भारत फ्रांस द्वारा गठित ISA पर समझौते का किया समर्थन। संसद में चर्चा। बता दें कि नेपाल की संसद के निचले सदन ने गुरुवार को भारत और फ्रांस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के गठन पर एक समझौते का समर्थन किया। देश के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद ने बहुमत के साथ समर्थन दिया। नेपाल साल 2022 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान ISA में शामिल हुआ था। ISA के गठन के बारे में सांसदों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बस्नेत ने कहा कि यह ऊर्जा क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, अगले 2 साल में हम 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इस पर काम चल रहा है और PPA बिजली खरीदरी समझौता बोली भी शुरू हो गई है। सबसे पहले हमने 800 मेगावाट बिजली खरीद समझौते के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की है। सौर ऊर्जा से ही 2 साल के भीतर हम 1000 मेगावाट बिजली को और जोड़ देंगे। इसके अलावा हम जल विद्युत से 4500 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं। अगले 1 साल में 1000 मेगावाट अधिशेष होगा जो सौर से आएगा। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। चौथी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन में शांति समझौते के लिए जेलेंस्की को है भारत पर बड़ा भरोसा। PM मोदी से की फोन पर बात। यूक्रेन को युद्ध में शांति की उम्मीद अभी भी अगर किसी देश से है तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन शांति वार्ता में भारत से बड़ा रोल निभाने की उम्मीद है। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि समझौते में भारत अहम भूमिका निभाएगा। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को उचित समय पर यूक्रेन का दौरा करने के लिए आमंत्रित भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने X पर कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उन्हें चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। मैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार के गठन तथा भारतीय जनता के लाभ के लिए निरंतर सकारात्मक कार्य करने की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, हमने आगामी वैश्विक शांति समझौते पर चर्चा की। हम भारत की अहम भूमिका पर भरोसा करते हैं।
जेलेंस्की ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आमंत्रित करने के साथ ही साथ उन्हें संसदीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन को लगातार तीसरी बार मिली जीत के लिए बधाई दी और कहा कि उन्हें अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति समझौते में भारत के शामिल होने की उम्मीद है। जेलेंस्की ने दोहराया कि दुनिया में हर कोई वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को जानता और पहचानता है। उन्होंने कहा, यह बेहद जरूरी है कि हम सभी मिलकर सभी देशों के लिए न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए काम करें। इस संबंध में हम भारत को शांति समझौते में शामिल हुए देखने के लिए भी उत्सुक हैं। बढ़ते हैं आज की पांचवी और आखिरी खबर की ओर। भारत, अमेरिका और कोरिया जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया ये नया गठबंधन। जाने क्या है उद्देश्य। बता दें कि भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ EU के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। इसका फायदा दुनिया के तमाम देशों को होगा। इन देशों ने मिलकर जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए साझा प्रयास करने के इरादे से एक गठबंधन बनाया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बृहस्पतिवार को सोल में इस जैव औषधि गठबंधन की गठन की घोषणा की। इस गठबंधन की उद्घाटन बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की गई। दुनिया की सबसे बड़ी जैव औषधि प्रदर्शनी में भाग लेने वाले देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ जैव औषधि एवं दवा कंपनी के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा थे। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक बैठक में शामिल पक्षों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया और संबंधित देशों की जैव नीतियों, विनियमों और शोध एवं विकास सहायता उपायों का समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधियों ने कहा कि दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल और अवयवों के उत्पादन कुछ ही देशों में केंद्रित है। संघ में शामिल सभी पक्ष दवा आपूर्ति श्रृंखला का एक विस्तृत मानचित्र बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं की आपूर्ति को लेकर महसूस की गई किल्लत के बाद यह गठबंधन शुरू किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दिसंबर में प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियों पर अपनी बातचीत के दौरान गठबंधन बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। बाद में जापान, भारत और यूरोपीय संघ को भी इस गठबंधन में शामिल करने का फैसला किया गया है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।